EWS यानी सवर्ण समाज के गरीब लोगों को आरक्षण जो 10% दिया गया है वह कितना संवैधानिक है और उसे मिलना चाहिए, आगे कंटिन्यू रखना चाहिए कि उसे खारिज कर देना चाहिए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार बहस चल रही है, पिछले 6 दिनों से बहस चल रही है और अभी तक का जो डेवलपमेंट है उसमें जो उसके अगेंस्ट में लोग हैं कि नहीं मिलना चाहिए, उन्होंने अपना पक्ष रख दिया है, फिर सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है। इस विषय पे डीएमके और डीएमके के अलावा पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, वो 2 पार्टियां हैं, उन्होंने अपोज किया है इस पे। और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की तरफ से डॉक्टर के.एस. चौहान जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, वो इस मामले को देख रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर के.एस. चौहान। सर, क्या है इस मामले में, अभी तक कहाँ तक सुनवाई पहुँची, कितनी जिरह हुई? नहीं, वो जिरह तो जब कोई भी इशू चलता है तो जिरह दोनों साइड के लोग करते हैं। हम लोगों ने भी उसमें 4 दिन तक आर्ग्यूमेंट किया। अभी 2 दिन से गवर्नमेंट कर रही थी और अभी गवर्नमेंट मंगलवार को 10-5 मिनट करेगी, उसके बाद हमें लंच तक रिजवाइंडर के लिए चीफ जस्टिस ने कहा है। तो वो एक प्रोसेस है कोर्ट का जो चलता है। जहाँ तक इशू का जो ताल्लुक है, अगर हम देखें तो ये जो आर्थिक आधार पे आरक्षण है, ये एक नई स्कीम है जो हमारे संविधान की जो स्कीम है उसके खिलाफ है। हमारा संविधान सामाजिक तौर पे पिछड़े हुए लोगों को या सोशल एक्सक्लूजन जिन लोगों का हुआ उनको, या जो अनटचेबिलिटी फेस कर रहे हैं जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड क्लासेस, उनको प्रोटेक्शन देने की बात करते हैं। और उस प्रोटेक्शन को देने के लिए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 10 क्लोज 3 बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने डिबेट किया और उस डिबेट में बाबा साहब ने ये रखा था कि जो समाज, जो जातियाँ आपके एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कराने के लिए एक ऐसी रिजर्वेशन की व्यवस्था की ज़रूरत है। इसलिए जो रिजर्वेशन की जो व्यवस्था है ये सामाजिक आधार पे, क्योंकि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड क्लासेज ये एडमिनिस्ट्रेशन का भाग नहीं होते थे और एडमिनिस्ट्रेशन का भाग नहीं होते थे, लेकिन हमारा जो संविधान है वो डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करता है, वो एक रिपब्लिकन सिस्टम डेवलप करना चाहता है। तो वो सिस्टम कैसे डेवलप होगा जब डिफरेंट जो सेक्शंस हैं समाज के, जब वो सेक्शंस को उसमें भागीदारी का मौका मिलेगा, तभी डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश होगी। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि एक ही कास्ट के लोग रूल कर रहे हैं और बाकी जो लोग हैं पूरे देश के, वो उनको देखते रहेंगे, कहेंगे यहाँ डेमोक्रेसी, ऐसी कोई डेमोक्रेसी नहीं होती। तो इसलिए जो ये जो एक्ट है, ये जो अमेंडमेंट उन्होंने किया कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट जो 2019 में हुआ, एक विचित्र बात हमने देखी कि इसमें कोई पार्लियामेंट में विशेष डिबेट नहीं हुई। तो आप जो हमारा संविधान का स्वरूप है वो सोशल प्रोटेक्शन देने की बात करता है। सोशल प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने रिजर्वेशन की व्यवस्था की। अब उस आधार को आप इकोनॉमिक आधार पे चेंज कर रहे हैं, लेकिन आप कोई पार्लियामेंट में चर्चा नहीं कर रहे। तो हमने एक डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का कंसेप्ट होता है कि जब भी कोई डेमोक्रेसी में डिसीजन होता है तो समाज के जो डिफरेंट घटक हैं उनसे चर्चा होती है और उस चर्चा के बाद एक आम सहमति बनती है, उसके बाद कोई प्रोविज़न जो है वो अडॉप्ट होता है। तो ये प्रोविज़न ऐसा भी नहीं है कि आम सहमति बना के उन्होंने किया। और राज्यसभा में तो पर्टिकुलरली कानी मोजी जो डीएमके की सांसद हैं, उन्होंने ऐसा विचार रखा था कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। और केवल हमारे देश में नहीं, मैं पार्लियामेंट के ऊपर मैंने किताब भी लिखी है और पार्लियामेंट लॉ का 10-15 देशों का अच्छा हमने अध्ययन किया है। तो जहाँ भी कोई कानून बनता है तो उसका सिस्टम यही है कि वो कमेटी में जाता है, कमेटी में ज़्यादा डिटेल्ड डिस्कशन होती है और उस कमेटी में एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो उसको एग्जामिन करते हैं, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू क्या। बातें नहीं हुई, हाँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ इसमें। तो इसलिए ये जो तमाम बातें नहीं होने की वजह से भी ये जो संविधान का जो प्रोविज़न है
ये बेसिक जो कंसेप्ट है हमारे संविधान के उसके खिलाफ है। और ये डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी जो एक इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का कंसेप्ट है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, उसकी भी मर्यादा का हनन करता है। हाँ सर, सरकार की तरफ से जो पक्ष दिया गया है, आप लोगों ने अपना पक्ष रखा, उसके बाद सरकार की तरफ से जो पक्ष दिया है उसमें कहा जा रहा है लगातार कि 50% कोई ऐसा नहीं है कि इतना ही होगा, ज़्यादा भी हो सकता है अगर संविधान के ढांचे का या फिर जिस तरीके से संविधान में कहा गया है रिजर्वेशन देने का उसका उल्लंघन ही होता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कौन से ऐसे आप लोगों के तर्क हैं जिसका जवाब सरकार के पास नहीं है? नहीं, सरकार के पास हमारे किसी भी तर्क का जवाब नहीं है, हम ऐसा समझते हैं। और ये आर्थिक आधार पे कोई क्लासिफिकेशन करना, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग रिसर्च करते हैं, हमारे देश में कम लोग ऐसे हैं जो रिसर्च करते हैं, लेकिन दूसरे देशों में बहुत रिसर्च होती है। इंटरनेशनल लेवल पे 2 आर्टिकल हमारे पास हैं जिसको हमने कोर्ट को दिया है। प्रोफेसर ओवन एम फिश, ये स्टर्लिंग प्रोफेसर हैं एमरिटस येल यूनिवर्सिटी के, इन्होंने ग्रुप एंड इक्वल प्रोटेक्शन क्लाज के ऊपर आर्टिकल लिखा और ये 1976 में उन्होंने लिखा। उन्होंने ये कहा है कि आर्थिक आधार पे आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, क्योंकि जो समाज की संरचना जो है, समाज का जो कंडक्ट है, जो को रिलेशनशिप है, वो सामाजिक तरीके से होता है, उसकी आर्थिक कंडीशन से नहीं होता। और एक दूसरा आर्टिकल भी है, इसमें तो ये भी कहा गया है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्लासिफिकेशन ही नहीं बनाई जा सकती। कास्ट, क्लास एंड इक्वल प्रोटेक्शन, ये विलियम ई फोरबैथ प्रोफेसर हैं और इन्होंने लिखा है। ये जो है 99 का है, वो 76 का है। 2 आर्टिकल हमने दिए, एक आर्टिकल हम और देने वाले रिजॉइंडर में। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी रिसर्च हुई है, उस रिसर्च के आधार पे, ये आर्थिक आधार पे कोई इस तरह की क्लासिफिकेशन नहीं डेवलप किया जा सकता। मैं उस बात को और भी बड़ी करना चाहता हूँ। अब हमने ये देखना है क्या हमारे समाज में जो गैर बराबरी है, जो अनटचेबिलिटी है या डिस्क्रिमिनेशन है, उसका आधार आर्थिक है। क्योंकि अगर उसका आधार आर्थिक है तो आर्थिक तौर पे आप कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे, हमारे जो राष्ट्रपति थे कोविंद साहब, वो राजस्थान में जाते हैं, उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता। वो हालांकि जस्टिफाई कर देते हैं, मेरे पैर में प्रॉब्लम थी, मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता था। अगर नहीं चढ़ सकता था तो मंदिर में जाने की जरूरत नहीं थी, तो पहले से ही पता था कि नहीं चढ़ सकता। तो वो जो है वो एक सिस्टम है जो तमाम लोगों की बात जी, जो राष्ट्रपति है, इससे बड़ा कोई पद नहीं है और पब्लिक सर्विस में उससे ज़्यादा तनख्वाह किसी की नहीं है। अगर जो रिमोनरेशन आप करेंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी, गवर्नर, चीफ जस्टिस, किसी की उससे ज़्यादा तनख्वाह नहीं है। तो वो किसी भी हालत में इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं माना जाता। इसलिए जब एक राष्ट्रपति होके भी आदमी जो है वहाँ नहीं जा सकता, तो इसका मतलब हमारे समाज में जो आधार है गैर बराबरी का, वो सामाजिक है। उसके बाद उड़ीसा के एक मंदिर में राष्ट्रपति जी गए, कोविंद साहब, उनकी वाइफ को धक्के मारे गए उधर, और वो भी क्रिमिनल केस चल रहा है। इधर उसके 2-3 दिन बाद वो मामला चल रहा है। हाँ, क्रिमिनल केस चल रहा है उड़ीसा में। तो आप ये देखिए कि जो राष्ट्रपति की वाइफ है, अगर वो एक मंदिर में एंटर नहीं कर सकती या वो किसी पर्टिकुलर एरिया में नहीं जा सकती, उसको रोकने के लिए उन्होंने धक्के मारे होंगे। तो आफ्टर ऑल ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे समाज की संरचना क्या है, ये आर्थिक आधार पे संरचना खड़ी है या सामाजिक आधार पे खड़ी है। तो ये जो सारी व्यवस्था है, ये इसके ऊपर डिपेंड करती है कि हमारा समाज किस डायरेक्शन में जा रहा है। हम कोई कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं है, लेकिन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के भी हम पक्ष में नहीं है। अगर हमने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना है तो वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन से ही हो सकती है, आर्थिक आधार पे नहीं हो सकती है। सरकार की दलील है कि हम कास्टलेस सोसाइटी पैदा करना चाहते हैं, जिन लोगों का 400 टाइम रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि ये जो क्लास जिसको वो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन 400 गुना या 300 गुना से कम नहीं है पब्लिक
पब्लिक सर्विसेज में। तो उनका रिप्रेजेंटेशन इतना ज़्यादा होने के बावजूद अगर आप उनको रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो इसका मतलब जो सोशली बैकवर्ड जो लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, वो अनटचेबिलिटी फेस करते रहेंगे। आज एक शेड्यूल कास्ट बच्चा पढ़ने जा रहा है तो वो कितनी डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा है, कितने बच्चे IIM IIT में जाके सुसाइड कर रहे हैं, कितने एम्स में जाके सुसाइड कर रहे हैं। और ये कोई मतलब हर रोज़ की बात है कि कोई न कोई डिस्क्रिमिनेशन का इशू हमारे सामने आता है। तो इसलिए इसका आधार किसी भी हालत में हम ऐसा समझते हैं कि आर्थिक नहीं हो सकता। इसके लिए संवैधानिक पहलू भी है और सामाजिक पहलू भी है, दोनों पहलू के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता। सर, सुनवाई के दौरान कोई दिलचस्प वाकया हुआ? नहीं, सुनवाई के दौरान एक बहुत दिलचस्प वाकया हुआ। वो वाकया ये हुआ कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं जिनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, हालांकि हम लोगों को ब्रीफ करने वाले जो बच्चे हैं वो ऐसा उदाहरण हमें देते थे, लेकिन एक विभा दत्ता मखीजा सीनियर एडवोकेट हैं, वो कोई उत्तर प्रदेश के कोई ग्रुप था उसको रिप्रेजेंट कर रही थी। तो उसने ये आर्गुमेंट किया कि अगर मेरा फादर शराबी है जिसकी वजह से मैं इकोनॉमिकली पुअर रह गया या मेरी फैमिली पुअर रह गई तो मुझे आप डिप्राइव नहीं कर सकते। तो ये अगर वो फादर शराबी है तो ये उसकी अपनी सेल्फ इंजेक्टेड इंजरी है। जो हमारी इंजरी है, जो सोशल बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसमें हमारा योगदान नहीं है, वो केवल हम किसी पर्टिकुलर कास्ट से संबंध रखते हैं इसलिए हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये एक अलग तरह की चीज़ है जिसको हमें समझना चाहिए। और ये जो भी हो रहा है ये एक बहुत अच्छी दिलचस्प डिस्कशन है और मुझे लगता है कि ये संवैधानिक संशोधन रद्द किया जाएगा। इसको लीगल हमारी पैराफ्रेजिंग में अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करेंगे, ऐसा हमें लगता है। अभी तक कितनी सुनवाइयाँ बाकी हैं और इसके पर जो फैसला आना है वो कब आना है? फैसला तो नॉर्मली चीफ जस्टिस साहब 8 नवंबर को रिटायर होंगे और वो छुट्टी का दिन है, तो 7 को या 6 को लास्ट में ही नॉर्मली आते हैं। और टाइम भी कम है क्योंकि ये एक अलग तरह का इशू है तो इसमें टाइम ज़्यादा भी लगेगा। हालांकि बीच में 2 हफ्ते तकरीबन छुट्टियां हैं तो शायद कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फैसला तो उसी समय आएगा और ये 2 हफ्ते से मंगलवार बुधवार 3 दिन लास्ट वीक में चला, उससे पहले वाले वीक में भी 3 दिन चला और अभी उम्मीद है कि ये ट्यूसडे को ख़त्म हो जाएगा। जहाँ तक हाँ अभी बहस ख़त्म हो जाएगी ऐसा चीफ जस्टिस ने हमें सिग्नल दिया है। तो मुझे लगता है हमें रिजवाइंडर का जो ट्यूसडे को टाइम मिलेगा उसके साथ ये ख़त्म हो जाएगी। सर, कोई बीच का रास्ता भी निकाला जा सकता है क्या? जैसे सरकार कहे और फिर अदालत कहे कि ठीक है इसमें एससी, जैसे एक सवाल आता है कि एससी समाज के गरीब कहाँ शामिल हैं, तो कोई बीच का भी उम्मीद बनती है या फिर खारिज होगा या फिर रहेगा? खारिज ही होगा क्योंकि आर्थिक आधार पे जो आरक्षण है उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। और आर्थिक आधार पे आरक्षण चीफ जस्टिस और जस्टिस भट्ट पर्टिकुलरली उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो उन्होंने ये भी व्यू रखा कि भाई अगर हम, जैसे उन्होंने मना किया है कि भाई जो लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास के जो क्लास 4 में आ जाते हैं 16 के, उनको इसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न बनाया गया है। तो अगर उसको रीड डाउन कर दें, लेकिन वो रीड डाउन करने के बाद गरीब तो इधर ज़्यादा है, ऐसा जस्टिस भट्ट ने पूरा परसेंटेज को एनालाइज करके बताया कि अगर अपर कास्ट में जो डाटा उन्होंने प्रोड्यूस किया उसमें 18% उनकी जो लोग हैं उनमें से इकोनॉमिकली पुअर हैं और जो बाकी लोग हैं शेड्यूल कास्ट है वो 38% हैं और शेड्यूल ट्राइब हैं वो भी तकरीबन उतना ही है और जो ओबीसी है वो 33% है। तो उनका जो बैकवर्डनेस है वो ज़्यादा है। तो इसलिए कंपैरेटिवली उनको अगर बेनिफिट मिल भी जाता है तो फिर तब उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकली चल नहीं सकती। और संवैधानिक मूल्यों पे भी जब इकोनॉमिक आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो ऐसी कोई क्लासिफिकेशन नहीं बनाई जा सकती। मतलब कुल मिला के आप आश्वस्त हैं कि ये खारिज होना ही है? हाँ, मुझे लगता है कि ये खारिज होगा। आश्वस्त तो हम कोर्ट में चल रहा है इसलिए हम कोई ऐसा प्रोक्लेम, दलीलों के आधार पे और जो संविधान कहता है उसके संवैधानिक मूल्यों के आधार पे अगर कोर्ट डिसाइड करती है तो ये जो है इसको रद्द होना चाहिए। और इसके अलावा जो 50% की सीलिंग है, ये तो हम इकोनॉमिक आधार पे हम चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा संविधान में
जो है 81st अमेंडमेंट के द्वारा पार्लियामेंट ने 50% की सीलिंग को इनकॉर्पोरेट कर दिया है। 50% की सीलिंग पहले केवल एक जुडिशियल व्यू था, लेकिन जब पार्लियामेंट ने बैकलॉग वैकेंसीज को सेपरेट कैटेगरी डेवलप करने के लिए 50% का प्रिंसिपल संविधान में लिख दिया है, तो ये 50% से ज़्यादा हो रहा है तो भी ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं हो सकता। दूसरा, जैसे यूथ फॉर इक्वलिटी एक संस्था है, उन्होंने आर्ग्यू किया है कि इसको SC ST OBC की रिजर्वेशन कम करके तब इसको दिया जाए। उस पक्ष से कितने लोग हैं? नहीं, वो बेसिकली उनको पेटिशन फाइल करने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि हम जो चैलेंज कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल पे चैलेंज कर रहे हैं। वो तो गवर्नमेंट की या मतलब जो उन लोगों की होम नोबिंग है, ताकि वो पेटिशनर के साइड से अपना पॉइंट ऑफ व्यू ला सकें। अदरवाइज ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं हो सकता, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनली सैंक्शनड प्रिंसिपल्स हैं उनको किसी अमेंडमेंट के द्वारा इस तरह काउंटर नहीं किया जा सकता। स्पेसिफिक अमेंडमेंट करके कर सकते हो, लेकिन इस तरह रीड डाउन करके एक दूसरे अमेंडमेंट को वैलिड करने के लिए आप उसमें प्रिंसिपल डाल देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कह चुके हैं और आखिरी बहस अब कुछ दिनों में होने वाली है, जिसके बाद नवंबर में फैसला आने वाला है। डॉक्टर KS चौहान आश्वस्त हैं कि अगर संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने फैसला सुनाया तो निश्चित तौर पे आर्थिक आधार पर मिलने वाला आरक्षण रद्द होगा। नवंबर में पता चलेगा अदालत क्या फैसला लेती है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दिल्ली दस्तक।